वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, खित्ते में वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जिसका मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था, और अब ये बैलेंस काफ़ी बिगड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी इस रीजन के अंदर जिनकी हम तवक्को नहीं कर पा रहे थे या जो बड़ी हौलनाक हो सकती हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया है। ये हमला अमेरिका और इसराइल ने किया और जिन अहदाफ को निशाना बनाया उनकी तफसीलात मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले जो है वो आयतुल्लाह खामनई के दफ्तर को, आयतुल्लाह खामनई की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया, मुकम्मल तौर पर उसे तबाह कर दिया गया। फिर सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। करमानशाह में, कोम में, असफहान में, तबरेज़ में, करज में और जनूबी इलाके कनार्क में ईरानी बहरिया की तनसीबात समेत फौजी मकामात को निशाना बनाया गया है अमरीकी अफवाज की जानिब से और इसराइली अफवाज की जानिब से। और कुर्द इलाके के एक छोटे शहर कामियारान से एक वीडियो में दिखाया गया कि एक पासदारान इनकलाब का एक अड्डा है, वो बमबारी का शिकार हुआ। वहाँ पे भी बमबारी हुई है। तेहरान का एक इलाका है, वहाँ पे बमबारी की वीडियो सामने आई अब तक, और मुख्तलिफ तेहरान के एरियाज़ के अंदर बम्बारमेंट की इतला मिल रही है, धमाकों की इतला मिल रही है। तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया और अभी तक ये पता नहीं चला कि इसमें कोई अहम आदमी जख्मी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हरमजगान में एक स्कूल है, तालिबात का एक स्कूल है, इसके ऊपर हमला हुआ। अब तक की इतला के मुताबिक 80 से ज़ायद वहाँ पे जानी नुकसान हो चुका है। तालिबात बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे शहीद हुई हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे जो शहादतों की इतला आ रही है वो 100 से बढ़ गई है इब्तदाई इतलात के मुताबिक। ये बड़ा भरपूर हमला है जो अमेरिका ने और इसराइल ने किया। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहरियों के लिए कहा कि अपने घरों में रहें, बाहर निकलना खतरनाक है, हर तरफ बमबारी होगी, ऑपरेशन खत्म होने पर अपनी हुकूमत आप संभाल लें। ये अवाम को कहा। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, हम ईरान के मिसाइल तबाह कर देंगे और उनकी मिसाइल सनत को जमीन बोस कर देंगे। ऑपरेशन के दौरान कुछ अमरीकी भी हलाक या जख्मी हो सकते हैं, लेकिन जंगों में ऐसा होता है। ये जनाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार रहो। हथियार डालने वाले ईरानी एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी पासदारान इनकलाब को वार्निंग। अच्छा जी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान में बड़ी जंगी कार्रवाई हमने शुरू कर दी हैं। ईरानी हुकूमत की जानिब से लाक फौरी खतरात को जड़ से खत्म कर देंगे। इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। ये बहुत सारे लोग इस इस्तेलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका के हमायती। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी वक्त से पहले ही आप एहतियातन एक हमला कर देते हैं कि इस बात का खदशा था कि दूसरा हमला करे, इससे पहले हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है, पहले से हिकमत अमली अपनी अपना ली है। तो वो कह रहे हैं जी तमाम खतरात को जड़ से खत्म करेंगे, ईरान को कभी एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे, अमरीकी अवाम का दिफा हमारा अव्वलीन तरजीह है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से अमरीका के सदर और नायब सदर वो ये बातें कर रहे थे कि ईरान ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका तक आ सकते हैं। हालांकि जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ऐसा तो 2035 तक भी मुमकिन नहीं है और ईरान इस किस्म के हथियार नहीं बना रहा। खतरा सिर्फ इसराइल के हवाले से है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल और अमरीका का ईरान पर मुश्तरका हमला शुरू हो गया है। तेहरान में कई मिसाइल जो है वो गिराए गए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने निशाना बनाया है ईरान को। तो अब ये ईरान के अंदर एक रजीम तब्दील करना चाहते हैं, इसी तरह जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है अमेरिका के साथ मिलकर कि अफगानिस्तान के अंदर भी एक रजीम तब्दील करना है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, अब जरा उसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने जवाबी हमला किया है अमरीकी अड्डों के ऊपर और इसराइल के ऊपर। जिन जगहों पर ईरान ने हमला किया वो मैं आपको बता देता हूँ, बहरीन में, कतर में, यूएई में, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा उर्दन में। ये वो 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने अमरीकियों को अड्डे दिए हुए हैं अपने मुल्कों के अंदर, और इन अड्डों को अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो यहाँ पे बहरीन में, कतर में और यूएई में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में और उर्दन में धमाके सुने गए हैं जहाँ पे मिसाइल दागे हैं, और किसी भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, जहाँ पे अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक किया है ईरान ने। इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि ईरान ने मुसलमान मुल्कों पर हमला कर दिया और मुसलमान मुल्कों की खुद मुख्तारी पर हमला कर दिया। देखिए, ईरान के ऊपर अमरीका ने हमला किया है, ईरान ने वापस अमरीकी बेसिस पे हमला किया है। अब ये बेसिस मुसलमान मुल्कों में है, तो इसमें यह अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। यानी एक मुल्क है मुसलमान मुल्क, उसकी बेस के ऊपर या उसकी सरजमीन के ऊपर से अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है, तो ईरान इसलिए वापस अटैक ना करे अमेरिका की बेस के ऊपर क्योंकि वो मुसलमान मुल्क के अंदर वो बेस है। ये जरा थोड़ी समझने वाली बात है। तो कॉमन सेंस की नज़र से आप देखें कि एक मुसलमान मुल्क है, उसके अंदर अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, वहां से वो ईरान के ऊपर कोई हमला करता है। अब ईरान वापस उस अड्डे पे इसलिए हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये तो आप हाथ बांधने वाली बात है ना, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है और उसके अंदर अमेरिकन अड्डा है। तो ये अब इस किस्म की तनकीद हो रही है, लेकिन ईरान ने तबाही के मनाजर दिखाए हैं इन अड्डों के ऊपर। और हैरतअंगेज़ तौर पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वीडियो ऐसी सामने आई जहाँ पे गल्फ ममालिक, जहां अमरीकी अड्डों के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल फेंके, वहां पे जो गल्फ के शहरी हैं वो खुश हो रहे थे। अमेरिकन अड्डों की वहां मौजूदगी पे गालिबन खुश नहीं है वहां के मकामी भी। कुछ मनाजिर मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ मनाजिर में लोगों को भागते हुए खौफजदा भी देखा है, लेकिन कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, ईरान मार रहा है, ये अमरीकी अड्डे हैं, इनका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें तो अभी कंट्रोवर्सीज तो आती रहेंगी, लेकिन जंग की सूरत बता देता हूँ। ईरान ने इसे फतह खैबर का नाम दिया इस ऑपरेशन को। ये 628 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया था और यहाँ पे एक यहूदियों की बहुत ताकतवर फोर्स को शिकस्त दी थी। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इसको लीड किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पासलार थे, आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को ड्यूटी लगाई थी और फिर खैबर फतह हुआ था। बहुत मजबूत तरीन किला था और यानी वो बहुत बड़ी एक फतह है जो तारीख के अंदर लिखी गई है और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था
मुसलमानों ने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। तो ये 628 ईस्वी में हुआ था। उसी पे ऑपरेशन फतह खैबर का नाम दिया है ईरान ने। और इसके अलावा ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, बहुत सारे इसराइल के शहरों पे, बहुत सारे इलाकों पे, और कई वेव्स गई हैं ईरान की जानिब से मिसाइलों की इसराइल की जानिब, और अभी तक लड़ाई चल रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे महफूज मुल्क है ना जंग के दौरान, तो वो इसराइल है। किसी भी मुल्क में आप जंग करेंगे तो लोग ज़्यादा मारे जाएंगे, इसराइल पे आप जंग करेंगे तो लोग कम मारे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने पिछली कई दहाइयों तक जंग की तैयारियां की हैं। उन्होंने अपने तमाम शहरियों को जंग की तरबियत दी है, जंग के दौरान जान कैसे बचानी है इसकी तरबियत दी है। उन्होंने एक दिफाई निज़ाम बनाया है, ज़ेर ज़मीन उन्होंने बंकर्स और महफूज पनाहगाहें बनाई हैं, ताकि किसी भी हमले की सूरत में बड़े बड़े मिसाइल भी मारे जाएं तो उनके शहरी महफूज रहें। तो लेकिन उसके मुकाबले में जो खित्ते में दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जंग की तैयारी नहीं की, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी दूसरे ममालिक के ऊपर भरोसा करते रहे हैं। भारत ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सरकारी ज़राए के बकौल अभी तक अमेरिका या इसराइल कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे कोई उनका सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा या कोई फौजी की आदत, उनके बारे में वो कहते हैं वो महफूज हैं और उनके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। तो ये है नाज़रीन ईरान, इसराइल और अमेरिका की सूरत हाल। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये है जनाब एक बड़ा सवाल। पाकिस्तान के अंदर जो दानिश्वर हैं, वो लोग जो जानते हैं खारजा पॉलिसी को, वो लोग जो जानते हैं दिफाई मामलात को, इनमें खासतौर पर मलिहा लोधी साहब हैं, इन जैसे और बहुत सारे लोग हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, नजम सेठी वगैरह हैं और दीगर लोग भी हैं। उन सबकी ये राय है कि पाकिस्तान को हर हाल में ईरान के साथ खड़े होना पड़ेगा। बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं, और इस जंग को रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान वो आखिरी दीवार है, अगर वो गिर गई तो फिर पाकिस्तान की बारी है। और ये बात मैं अब नहीं कर रहा, ये बात कई दहाइयों से हम सुनते चले आ रहे हैं। जितने भी दिफाई तज्जियाकार हैं, आलमी सतह पर यह बात होती है कि जब भी कभी ये जो बारी है ना, ये इसी तरह चलनी है। सबसे पहले बताया गया था फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर ईरान आएगा और ईरान के बाद पाकिस्तान आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। तो एंड में पाकिस्तान को डील किया जाएगा। अब इस वक्त जो है वो ईरान के साथ तो पाकिस्तान उस तरह खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। देखें ना, बोर्ड ऑफ पीस बना, और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद दो जंगें शुरू हो गई हैं। बोर्ड ऑफ पीस का एक मेंबर पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के दूसरे दो मेंबर जो है वो अमेरिका और इसराइल है, वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं। और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पहली बाकायदा बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है, और ये चंद महीनों के अंदर ही शुरू हो गई है ईरान के खिलाफ। यानी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सेवियर ऑफ साउथ एशिया है, यानी जनूबी एशिया के सेवियर हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जिनको जनूबी एशिया का सेवियर कहा शहबाज शरीफ ने, ये ईरान तो जनूबी एशिया के अंदर आता है। अब ये क्या सेव कर रहे हैं ईरान को, या कोई खित्ते को महफूज कर रहे हैं, या सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं? अब ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रखा है। पाकिस्तान उन्हें सेवियर ऑफ द वर्ल्ड कहता है, कभी सेवियर ऑफ द साउथ एशिया कहता है, कभी पाकिस्तान कहता है कि आपने बहुत बड़ी तादाद में 3.5 करोड़ लोगों की आपने जान बचाई है। तो बहुत अजीब अजीब किस्म की हल्का बात। शहबाज शरीफ साहब तो सैल्यूट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, दूर से देखकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो बड़ी अजीब चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत या PMLN या इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट हैं, वो इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह रहे। अमेरिका के बारे में बिल्कुल खामोश है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमला हमने किया है ईरान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान कह रहा है नहीं, इसराइल बहुत बुरा है, उसने हमला किया ईरान के ऊपर। कोई समझ आ रही है आपको बात? अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया इस लड़ाई के बारे में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी भी किया तो वो गोलमोल किस्म का होगा, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं होगी। इमरान खान साहब के कुछ इंटरव्यूज वायरल हो गए हैं जो माजी में उन्होंने दिए थे, और उनके अंदर इमरान खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना विजन बता रहे हैं कि जनाब इस रीजन के अंदर अगर कोई नई जंग छेड़ दी तो दुनिया के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये पूरा खित्ता आदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। तेल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और बड़े स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आ जाएंगे। मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, मैंने बाकी अरब ममालिक से भी बात की है, मैंने ईरान से भी बात की है। तो इमरान खान साहब जंगे रोकने वाले आदमी थे, वो कोशिश कर रहे थे और उनका एक बड़ा क्लियर विजन था। फिर इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि मुसलमान मुल्क जब भी लड़ते हैं तो इसका फायदा इसराइल को होता है, और वो कैसे फायदा उठाता है इसके बारे में भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऐसा लगा जैसे आज के सिनेरियो में इमरान खान साहब ने कल रात को ये इंटरव्यूज दिए हो, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी जो कुछ भी इस वक्त इस रीजन के अंदर हो रहा है, इमरान खान साहब के वो इंटरव्यूज आप निकाले तो बड़े रेलिवेंट है। यानी उनका जो विजन था आलमी पॉलिटिक्स के हवाले से या रीजन की सूरत के हवाले से, वो एग्जैक्टली चीज़ें उसी तरह हो रही हैं। तो पाकिस्तान को कहाँ जाना चाहिए? देखिए, बारी तो पाकिस्तान की है अगली। ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन, और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है अभी। तो पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहे। आपने 10 तैयारी करा दिए, 11 तैयारी करा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे, ये किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। तो पाकिस्तान अगर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा, चुप करके बैठा रहेगा, तो ईरान को मारना और कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। और ईरान को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह वुल्नरेबल हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। एक तो देखें कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा ईरान की सरहद से पाकिस्तान की जानिब। यह हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने हमेशा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के मामलात में। ये मामला बहुत खराब हो जाएंगे अगर यहां से दबाव आएगा। तो देखिए ना, इसराइल अपनी ताकत को पाकिस्तान की सरहदों तक ले आएगा अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है या ईरान गिर जाता है। तो एक तो ये आपकी सरहद हो गई नाकारा, यहां से आप हो गए वुल्नरेबल, यहां से आप खतरे में है। फिर अफगानिस्तान के साथ आपने खुद लड़ाई छेड़ दी है, थोड़ी सी आपको शायद ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने उनके साथ लड़ाई छेड़ दी। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आज दोनों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। तो अफगानिस्तान के साथ मामला खुद खराब कर दिए हैं। चाइना के साथ आपकी बहुत छोटी सी सरहद लगती है, वो इतना कोई इसका नहीं है।
और तीसरा बड़ा दुश्मन आपका भारत, वो आपकी मशरकी साइड पे बैठा हुआ है और वो तो हर वक्त इंतजार में रहता है कि बॉर्डर कब गर्म करना है। तो एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है तो हम अपनी पूरी ताकत लगा के भी इस रीजन के अंदर सारे खतरों से नहीं निपट सकेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है उनके ऊपर बड़े लंबे अरसे से दुनिया की नजर है, यानी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये समझते हैं, इसराइल समेत, कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ये बहुत सारे ममालिक इस तरह की बातें भी करते हैं। हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है और ये भी साबित किया है कि पाकिस्तानी एटमी हथियार बड़े महफूज हैं। माजी में ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि ये दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं, हालांकि इस प्रोपेगेंडे का कोई जवाब नहीं था, पाकिस्तान ने जबरदस्त जवाब भी दिया। लेकिन पाकिस्तान के एटमी हथियार बहुत सारी कुव्वतों को खुटकते हैं। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे आसपास खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे वजीर आजम ने अमन का नोबल इनाम, कभी खुशामद, कभी जूते पॉलिश, अब वो बारी बारी सबको फैंटी लगा रहे हैं और हम तो बोर्ड ऑफ पीस के रुकन बनने पर खुश हैं। चीन और रशिया क्या करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा, 24 से 48 घंटे में, कि चाइना और रशिया, अगर ये लड़ाई कंटिन्यू करती है और इसी तरह इसमें शिद्दत आती है, तो चाइना और रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा नुक्ता नजर कि वो क्या करते हैं और किस हद तक इस मामले में आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ही जाएंगे या वो फिजिकली भी हेल्प करेंगे या अमली तौर पर ईरान को कोई सपोर्ट करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं और किस तरीके से बात इस पर करते हैं इस मामले पर। तो चाइना और रशिया इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से कोई इतना रोला भी नहीं पड़ा और वो ईरान के तो खिलाफ ही होंगे और इस पर बेशक वो जंग के अंदर उतरे या ना उतरे, वो ईरान के खिलाफ रहेंगे, ईरान की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक और चीज जो हो रही है कि अमेरिका की मजम्मत कोई नहीं कर रहा। इसहाक डार ने बात की है ईरानी वजीर खारजा के साथ और जराए से एक खबर चलवा दी गई है कि जनाब पाकिस्तान ने मजम्मत की है, इसराइल की मजम्मत की है कि उसने ईरान पर अटैक किया। पाकिस्तान को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा कि हम ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर गोलमोल स्टेटमेंट पाकिस्तान देगा तो देखें बारी बारी सबकी बारी। ये बात मैं पाकिस्तान में करता हूं ना, जबकि पाकिस्तानी जो मिलिट्री रजीम है ये बारी बारी सबको मारेगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको खा जाएगी और वो साबित हो रहा है। इसी तरह आलमी एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको खा रही है। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, ये बात बेशुमार लोग बड़ी देर से करते चले आए हैं और ये आप देख लीजिएगा आइंदा भी होता रहेगा। और तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने कहा जी हम ईरान का साथ देंगे और इस हमले की सूरत में उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने की बात अब तक नहीं की है। तो नाज़रीन ये है अब तक की सूरत हाल। इस रीजन के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ गई है, पॉलिटिकल खबरें हैं लेकिन बाद में करेंगे उनके ऊपर हम बात। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।